हेलो, दिस इज़ भरत एंड वेलकम अगेन टू भरत के एम ऑनलाइन पाठशाला वेयर सक्सेस बिगिंस। इस वीडियो में पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक कवर कर लिया था और मैंने आपको बोला था कि आगे की वीडियो में हम अब ग्राफ्स देखेंगे कि किस किस तरीके के ग्राफ बनते, किस किस तरीके का आपका ग्राफ बनेगा अलग अलग फ्लूइड के लिए। ओके, तो मैंने आपको 6 तरीके के ग्राफ बताए थे। ओके, इन ग्राफ को हम वापस से बनाएंगे। अभी यहाँ तक अपना हो गया था पिछले वाले लेक्चर में, यहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड तक। ओके, अब हम ग्राफ देख लेते हैं। जैसे देखो, अच्छा ये ग्राफ हम जो बना रहे हैं न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए है या नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए है, बताओ। तो ये जो अपना ग्राफ है, अरे अपना ये जो ग्राफ है ना, वो दोनों फ्लूइड के लिए है, न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन दोनों तरीके के फ्लूइड हम इसमें देखेंगे। तो 6 तरीके के ग्राफ है। एक अपना ग्राफ है ये और ये, ऐसे ही अपना एक ग्राफ है ये, एक है ये, एक है ये। 6 तरीके के ग्राफ है। अच्छा, ये ग्राफ बना किस किस के बीच में है, तो du/dy इधर है, एक्स एक्सेस पे क्या है du/dy है और वाई एक्सेस पे अपने पास है शियर स्ट्रेस। ठीक है, ये जो अपने पास देखो ये फ्लूइड है, मैंने आपको पिछले वाले में बताया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये कौन सा है, न्यूटोनियन फ्लूइड है। तो आप इसको लिख लो न्यूटोनियन, ये न्यूटोनियन फ्लूइड है। ये कौन सा है, ये आपका जो है डायलेटेंट फ्लूइड है। ये आपको डायलेटेंट फ्लूइड है। ये कौन सा है, ये सूडो प्लास्टिक है, PSEUD सूडो प्लास्टिक। ठीक है, ये रियोपैक्टिक है, RHEOPECTIC रियोपैक्टिक। ये आपका आइडियल फ्लूइड बोल दो, आइडियल, या फिर भिंगम आइडियल फ्लूइड नहीं है, आइडियल प्लास्टिक बोल दो, या फिर भिंगम प्लास्टिक बोल दो, भिंगम प्लास्टिक फ्लूइड ऐसे बोल दो। और ये आपका है थिक्सोट्रोपिक, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपको एक वो ध्यान रखना है कि हमारा जो वो होता है ना, प्रिंटर इंक होती है, वो थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड होता है, थिक्सोट्रोपिक। ओके, थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड है ये। ठीक है, अब इनके लिए कुछ कुछ कंडीशन है, वो आपको ध्यान रखनी है। कंडीशंस क्या क्या है, पहली हम बात करते हैं डायलेटेंट फ्लूइड के लिए। डायलेटेंट फ्लूइड के लिए आप एक चीज़ देखो कि B और N की फॉर्म में देखेंगे। B और N क्या है, मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया था, मैं आपको देखो, अरे यार देखो पिछले वाले लेक्चर में ये रहा, दिस इज B, दिस इज A। हम B और A की फॉर्म में हम देखेंगे कि ग्राफ में किस किस तरीके से चेंज आ रहा है। ओके, अब देखो यहाँ पर जो B है, अगर B की कुछ वैल्यू है अपने पास, इसका मतलब क्या है, अगर अपने पास B की कुछ वैल्यू है, इसका मतलब कुछ शेयर स्ट्रेस है उसके अंदर, और B की वैल्यू अगर 0 है तो शेयर स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं है। ओके, और N क्या है, ये स्लोप को दिखा रहा है, N कि स्लोप अपना नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, इस तरीके से ये दिखा रहा है। अब देखो यहाँ पर आप डायलेटेंट फ्लूइड है, यहाँ पर आपका B देखो, स्टार्टिंग में यहाँ पर शेयर स्ट्रेस क्या है, इस वाले ग्राफ के लिए, इस वाले ग्राफ के लिए और इस वाले ग्राफ के लिए, तीनों ग्राफ के लिए जो टाउ की वैल्यू है वो 0 है। देख रहे हो आप, 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 वैल्यू है इसकी।
तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि B इज इक्वल टू 0 है इसके लिए, क्योंकि शेयर स्ट्रेस 0 है। तो इसके लिए 0 है B, तो इसके लिए भी B 0 होगा और इसके लिए भी B 0 होगा। ये चीज़ें आपको ध्यान नहीं रख ली, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि शेयर स्ट्रेस 0 है स्टार्टिंग में। ओके, B0 N की बात करो, देखो ये जो ग्राफ है वो क्या है, पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग है। देखो यहाँ पर जाकर के इंक्रीज हो रही है इस तरीके से, ये ग्राफ ऐसे करके ऐसे बनेगा। इंक्रीजिंग है मतलब n की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव आएगी, मतलब ग्रेटर देन 1 आएगी, तो n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ये कंडीशन आपकी किसके लिए हो गई, डायलेटेंट फ्लूइड के लिए। इसके लिए देखो आप n की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव है, ये मतलब इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, कुछ भी नहीं है, कॉन्स्टेंट है, मतलब n की वैल्यू 1 है। n की वैल्यू आपकी 1 है। इसकी बात करो n की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है, क्योंकि ये ग्राफ ऐसे ऐसे डिक्रीज हो रहा है आगे जाकर के। ओके, कहीं पॉइंट पे जाकर के बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा ऐसे 0, तो डिक्रीजिंग है। ऐसे यहाँ पर बात करो B की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी क्या, नहीं 0 नहीं आएगी, नॉन 0 आएगी, 0 नहीं होगी। कितनी होगी ये हमें पता नहीं है, क्योंकि शेयर स्ट्रेस टाउ की वैल्यू कुछ ना कुछ यहाँ पर है, लेकिन कितनी है ये हमें पता नहीं है, लेकिन 0 नहीं है ये हम जानते हैं। और n की वैल्यू तो वही है, सेम इस तरीके से ये बढ़ रहा है, ये बराबर है और 1 के, और ये डिक्रीजिंग है, तो n इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर B नॉट इक्वल टू 0, n इज इक्वल्स टू 1। यहाँ की आप बात करो तो B नॉट इक्वल टू 0 और n की बात करो तो लेस देन 1, यही है। ठीक है, अब इसके बाद में आप देखो ये जो है डायलेटेंट फ्लूइड है, ये कैसा है, शेयर थिकनिंग है। अगर हम आप इसके अंदर शेयर फोर्स लगाओगे तो ये थिक होने लग जाएगा थोड़ा थोड़ा। तो इससे पहले आप है ना वो देखो, आप इसके एग्जाम्पल देख लो। ओके, अब देखो एग्जाम्पल आप ये इसमें थोड़ा स्क्रीन ऐसी है ना, ये पेन टेप से लिख रहा हूँ तो थोड़ा वो हो जाएगा। आप पेन से जब पेपर में बनाओगे तो लिखा हुआ आपके पास अच्छे से लिखा आ जाएगा वो। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो सोल्यूशन विद, चलो मैं कोशिश करता हूँ, सोल्यूशन विद सस्पेंडेड स्टार्च। अच्छा पेन पतला कर लेते हैं ना, सही हो जाएगा काम। दिख ही रहा होगा, सस्पेंडेड स्टार्च और सैंड, ये हो जाएगा। इसके साथ ही आप 2-3 बातें और लिखो। एग्जाम्पल है ये, सॉल्यूशन विद सस्पेंडेड स्टार्च हो, सॉल्यूशन विद सस्पेंडेड सैंड हो। ठीक है, एक आपका है शुगर इन वाटर, यहाँ थोड़ा गिच पिच हो गई है, मतलब चलो कोई बात नहीं, लिखते रहो आप। तो फिर आपका हो जाएगा बटर, इसको ठीक है, बटर हो गया। और आपके क्विक सैंड, ये सारे दान रखने हैं आपको नाम, क्विक सैंड। ओके, और ये जो डायलेटेंट फ्लूइड है इसको हम बोलते हैं, देखो इन सारे फ्लूइड में अगर आप शेयर लगाओगे ना ये तो थिक होने लग जाएगा शेयर, इसलिए इसको बोलते हैं शेयर थिकनिंग फ्लूइड। ये ध्यान रखना, शेयर। ये जो मैं ये इस स्क्रीन के ऊपर में जो भी बातें बताऊंगा ना सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखना। इसके अलावा कुछ ध्यान मत रखना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए पूछेगा तो इसी में से पूछेगा, आपसे पिछले पेपर उठा के देख लेना। सब कुछ मैंने इसी के अंदर लिख दिया है, जहाँ भी मिला, जो भी चीज़ मिली, जहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ EAC SSC स्टेट कहीं पर भी इसी के अंदर से मिल जाएगा। और अगर वो कुछ अजीब सी चीज़ पूछ रखा है ना, वो पूछने दो उनको, वो कभी फिर वो हो भी नहीं सकता। आप कितना ही पढ़ दो वो क्वेश्चन होगा भी नहीं। जो जनरल चीज़ है जो पूछने लायक होती है, कंसेप्चुअल रहेगी आपका, वो इसी स्क्रीन से आपकी कवर हो जाएगी सारी। ओके, तो शेयर थिकनिंग फ्लूइड, शेयर थिकनिंग फ्लूइड में हम इसको कह देते हैं। तो दोनों नाम ध्यान रखना। अब देखो ये शेयर थिकनिंग फ्लूइड है, ये तो न्यूटोनियन फ्लूइड है। इसके एग्जांपल मैंने आपको बता दिए थे, वाटर, एयर, ऑयल और क्या था, गैसोलीन था, एल्कोहल था, ग्लिसरीन थी। जिसके एग्जांपल न्यूटोनियन फ्लूइड के मैंने एग्जांपल आपको सारे बता दिए थे। अगर हम बात करें इसकी, ओके आप बना लेना इसको सूडो प्लास्टिक की, इसके बजाय तो आप ऐसे कर लो। इस सूडो प्लास्टिक को आप यहाँ शेयर थिकनिंग बोल सकते हैं, तो इसको शेयर थिनिंग भी बोलेंगे।
मतलब इस फ्लूइड के अंदर आप शेयर लगाओगे तो वो पतला होने लग जाएगा, शेयर थिनिंग फ्लूइड। शेयर थिनिंग फ्लूइड। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आप लिख सकते हो पेंट, पॉलीमर, पेंट हो गया, पॉलीमर हो गया, और क्या हो जाएगा, आप लिख लो ब्लड, आप लिख लो, और क्या हो जाएगा, पेपर पल्प लिख लो, पेपर, और लिखो यहाँ पर, और इसी के एग्जाम्पल सूडो प्लास्टिक के, ओके, और लिख लो मिल्क लिख लो। ये मोटे मोटे जैसे देखो मिल्क हो गया, ये मोटे मोटे तो आपको ध्यान रखना है। पेंट हो गया, पॉलीमर हो गया, ओके, जैसे पेपर पल्प हो गया, तो ये थोड़ा बहुत ध्यान रखना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, मिल्क हो गया, मिल्क के बाद में आप जिलेटिन लिख लो, जिलेटिन, जिलेटाइन कुछ भी बोल देते हैं इसको। तो ये इसके इतने ही एग्जाम्पल बहुत है। ओके, इस पॉइंट के लिए रियोपेक्टिक के लिए अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट बात क्या है इसके लिए, आप इसके लिए लिख सकते हो कि जो रियोपेक्टिक विस्कोसिटी होती है, मतलब इस टाइप के जो फ्लूइड होते हैं वो उनकी जो विस्कोसिटी है वो टाइम के साथ साथ बढ़ती रहती है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि रियोपेक्टिक फ्लूइड viscosity increases with time, ये लिख सकते हो। और ऐसे ही अगर आप इसके लिए लिखोगे थिक्सोट्रोपिक, आइडियल के लिए नहीं, इसके लिए थिक्सोट्रोपिक के लिए, तो इसके लिए लिखोगे कि थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड विस्कोसिटी, पूरा ऐसे कैसे लिखना है, ऐसे कैसे, डिक्रीजेज विद टाइम। देखो यहाँ जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख रहे, लेकिन आप यहाँ पर देखो नीचे तो यहाँ पर लिख लेना है इसको आप कि थिक्सोट्रोपिक विस्कोसिटी डिक्रीजेज विद टाइम, यहाँ पर लिखना थिक्सोट्रोपिक वो रियोपेक्टिक विस्कोसिटी इंक्रीजेज विद टाइम, और यहाँ ऊपर है ना एग्जाम्पल लिख लेना सारे, यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लेना ऊपर, यहाँ ऊपर एग्जाम्पल लिख लेना। इस तरीके से आप पेपर में लिखोगे तो पेन से आराम से लिखा आ जाएगा। ये इसमें लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि थोड़े बड़े वर्ड आते हैं ना लिखने में, इसलिए डिक्रीजेज विद टाइम, ठीक है। अब एग्जाम्पल लिख लो दो चार इसके, रेड पेन दिखेगा क्या, दिख तो रहा है, तो आप लिख लो दो एग्जाम्पल है इसके इम्पोर्टेंट। लुब्रिकेंट हो गया और एक हो गया जिप्सम पेस्ट, ठीक है। इसका लिखो आइडियल है बिंगम प्लास्टिक का, लिखो टूथपेस्ट हो गया आपका, टूथपेस्ट हो गया, सीवेज स्लज हो गया, सीवेज स्लज हो गया, टूथपेस्ट हो गया, और क्या है, बस यही है। एक और लिख लो इसका, ड्रिलिंग मड भी लिख लो इसका, ड्रिलिंग मड हो गया, ठीक है। थिक्सोट्रोपिक के एग्जाम्पल लिख लो, टोमेटो केचप, ओके, प्रिंटर इंक जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रिंटर के अंदर हम जो इंक डालते हैं ना जिससे प्रिंट होता है ब्लैक कलर का या किसी भी तरीके का, वो क्या होता है, थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और आप एक चीज़ ये भी ध्यान रखना कि जो थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड है इसके लिए एक इम्पोर्टेंट और है बात कि ये अगर हम इसको रेस्ट में रखेंगे ना बहुत ज़्यादा टाइम तक तो ये सोलिडिफाई हो जाएगा ये, इसीलिए आप एक पॉइंट और भी लिखो इसके साथ साथ कि सोलिडिफाई एट रेस्ट, थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड इज सोलिडिफाई एट रेस्ट, सोलिडिफाई एट रेस्ट, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई इसके रिलेटेड कंप्लीट। अब देखो इसमें थोड़ा गिच पिच हो गया लिखने में, लेकिन आप ढंग से लिखना, पूरे पेपर में आधे पन्ने के अंदर बनाना इसको,
है ना। और इस तरीके से आप इसके नीचे जैसे कुछ बातें हैं जैसे शेयर थिकनिंग फ्लूइड, तो इस लाइन के नीचे यहाँ पर लिखना शेयर थिकनिंग फ्लूइड और ऊपर छोटे छोटे आप क्या लिख लेना, एग्जाम्पल लिख लेना। इस लाइन के ऊपर लिख लेना आप ऑयल, जो भी मैंने आपको पहले लिखवाया था कि वाटर कोमा एयर कोमा ऑयल कोमा गैसोलीन कोमा एल्कोहल कोमा ग्लिसरीन, ऐसे छोटे छोटे लिख लेना यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर नीचे आप लिख लेना कि शेयर थिकनिंग फ्लूइड, सोडो प्लास्टिक है तो यहाँ पर लिखना शेयर थिनिंग फ्लूइड, थिकनिंग तो ये है ना, शेयर थिनिंग फ्लूइड, और ऊपर यहाँ पर छोटे छोटे पेंट पॉलीमर ब्लड पेपर पल्प मिल्क छोटे छोटे ऊपर एग्जाम्पल लिख लेना। ठीक है, इस तरीके से आप इसको आगे प्रोसीड करना। ओके, नेक्स्ट अपने पास जो पॉइंट रहेगा वो है लिक्विड और गैसेस के लिए विस्कोसिटी के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जैसे पहले हम बात करते हैं लिक्विड के लिए। लिक्विड के लिए अगर हम बात करें, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसे देखो विस्कोसिटी क्या होती है, लिक्विड में विस्कोसिटी कहाँ से आएगी बताओ, लिक्विड में विस्कोसिटी कहाँ से आएगी, लिक्विड में विस्कोसिटी आती है पार्टिकल टू पार्टिकल कांटेक्ट होने से। ओके, पार्टिकल के पार्टिकल कांटेक्ट होने से क्या आता है, विस्कोसिटी आएगी, म्यू आएगी। ओके, और अगर आप मान लो टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से ये जो पार्टिकल इनके पास एनर्जी रहेगी तो ये एक दूसरे से दूर होने की कोशिश करेंगे। मतलब आपने देखा होगा कि जब भी हम पानी गर्म करते हैं तो पानी थोड़ा, जैसे आप एक तो ठंडा पानी पियो और एक आप गर्म पानी, गर्म का मतलब है बिल्कुल इतना भी गर्म नहीं, मतलब थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना पानी पियो, आपको दोनों में से कौन सा पानी फील ऐसे आएगा कि पतला पतला लग रहा है थोड़ा, वो आपको गर्म पानी आएगा। क्यों, क्योंकि गर्म पानी होने से जो विस्कोसिटी है फ्लूइड की, वाटर की, लिक्विड की, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि पार्टिकल थोड़ा दूर दूर जाएंगे, इनके अंदर जो बॉन्डिंग है वो थोड़ी कम होने लग जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस। ओके, लेकिन हम साथ ही साथ अगर हम गैसेस की बात करें, तो गैसेस के अंदर जो विस्कोसिटी आती है वो पार्टिकल्स के बम्बार्डमेंट के कारण, मतलब उनके इधर उधर फ्लो होने के कारण आती है। तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, पार्टिकल्स में एनर्जी आएगी, पार्टिकल्स में एनर्जी आने से उनका जो मूवमेंट है वो ज़्यादा स्पीड से मूव करेगा, क्योंकि उनके पास एनर्जी आ जाएगी। अब ज़्यादा स्पीड से मूव करेगा तो गैसेस में विस्कोसिटी होती ही मूवमेंट के कारण है, तो यहाँ पर विस्कोसिटी आपकी बढ़ जाएगी। ओके, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपकी जो विस्कोसिटी ऑफ गैस है वो कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके, तो फाइनली आप यहाँ पर एक साथ ऐसे लिख सकते हो, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज एंड लिख लो यहाँ पर आप इसके जगह में, ऐसे की जगह तो, एंड विस्कोसिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस, ऐसे लिख लो एक साथ, इतना बड़ा लिखने के लिए एक पॉइंट में सारा खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो देखो हमने थोड़ी देर पहले हम देखे थे कि विस्कोसिटी म्यू, अब हम बात करेंगे काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू। काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू। ओके, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी सिंपल है, जो हम देखे थे डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय रो, डेंसिटी से डिवाइड करते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी आ जाएगी। अच्छा, इस म्यू की मैंने आपको कुछ यूनिट बताई थी, वहाँ पर 2 यूनिट क्या थी, एक न्यूटन की हो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ओके, और केजी में क्या थी, केजी पर मीटर सेकेंड, केजी पर मीटर सेकेंड, 2 यूनिट थी। अब यहाँ पर जैसे ये म्यू की यूनिट पूछते हैं ना एग्जाम्पल में, वैसे ही ये न्यू की यूनिट भी पूछते हैं एग्जाम्पल में, विच इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी यूनिट हो जाएगी आपकी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगी। ओके, अब वहाँ पर मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि 1 पोइज, या मतलब आप यहाँ पर म्यू के लिए आपको एक पॉइंट बताया था कि 1 पोइज जो होता है, 1 पोइज इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है। कभी कभी क्या करते हैं वो कुछ वैल्यू चेंज करवाने के लिए, जैसे क्वेश्चन में न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर या केजी पर मीटर सेकेंड में वैल्यू आपको नहीं देंगे, वो पोइज में देंगे। तो आपको पोइज में ही वैल्यू रख करके सोल्व नहीं करना है क्वेश्चन को, आपको क्या करना है, उसको न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर या फिर केजी के अंदर कन्वर्ट करके जो भी अदर डाटाज किस में गिवन है उसके हिसाब से इसको चेंज करना है।
जब भी आगे सोल्व करना है। तो जैसे यहाँ पर पोइज की हम बात करे थे, वैसे यहाँ पर हम स्टॉक्स की बात करेंगे। तो वन स्टॉक इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान रखो, जैसे क्या, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो ना। ये जो न्यू की यूनिट है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, वो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है, मीटर है यहाँ पर, मीटर स्क्वायर है। और जो वन स्टॉक इज इक्वल्स टू है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो ना कहीं आप दोनों में कंफ्यूज हो। यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होगी। यहाँ पर ये 1 स्टॉक होता है वो 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड मत कर देना इसको, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर मैंने आपको पिछले वीडियो में क्या बताया था कि म्यू ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू क्या होता है 50 टाइम्स ऑफ म्यू ऑफ एयर। ऐसे यहाँ पर आपका न्यू ऑफ एयर इज इक्वल्स टू 15 टाइम्स ऑफ न्यू ऑफ वाटर होता है। ओके, ये उल्टा कैसे हो गया? बिकॉज ऑफ दिस डेंसिटी, इस डेंसिटी के कारण उल्टा हुआ है और कुछ नहीं है। तो दोनों आपको ध्यान रखना है कि म्यू ऑफ वाटर 50 टाइम्स होता है एयर के मुकाबले, वाटर का म्यू ज़्यादा होता है, और न्यू की बात करें तो एयर का न्यू ज़्यादा होता है। ठीक है, अब एक पॉइंट है, देखो कन्वेंशनल क्वेश्चन है वो, लेकिन वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। डायरेक्टली फॉर्म ध्यान रखना है। बाकी जब हम कन्वेंशनल क्वेश्चन करेंगे, अपनी जो अलग सीरीज चल रही है कन्वेंशनल क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसमें, उसके अंदर फ्लूइड मैकेनिक्स में इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूँगा पूरे तरीके से। 1-1.5 पन्ने में सॉल्व हो जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसका डायरेक्ट जो एंड रिजल्ट आता है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। वो क्या है, जैसे मान लो अपने पास एक इस तरीके से प्लेट है। ठीक है, ये अपने पास प्लेट है। अब और यहाँ पर ये कोई फिक्स सरफेस है, और इसके अंदर आपका भरा हुआ है कुछ पानी वगैरह। इसमें कुछ पानी वगैरह भरा हुआ है। इसको अगर आप घुमाओगे, इसको आप घुमा रहे हो, मान लो ओमेगा स्पीड से घुमा रहे हो आप इसको, यहाँ पर जो फ्लूइड भरा हुआ है इसकी विस्कोसिटी म्यू दी हुई है आपको। ओके, विस्कोसिटी क्या दी हुई है? म्यू विस्कोसिटी दी हुई है। यहाँ पर आपकी जिसकी रेडियस दी हुई है वो आर दी हुई है, और यहाँ पर जो डिफरेंस है वो इनके बीच का जो गैप है वो एच दिया हुआ है। अगर हम इसको ओमेगा स्पीड से घुमाएंगे तो इस प्लेट के ऊपर यहाँ पर कितना टॉर्क जनरेट होगा, ये हमारा क्वेश्चन रहता है। तो टॉर्क आप यहाँ पर डायरेक्टली ध्यान रखना, टॉर्क है पाई म्यू ओमेगा आर की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2h। ओके, इसका कंप्लीट कन्वेंशनल क्वेश्चन है, कंप्लीट करेंगे हम इसको। कन्वेंशनल क्वेश्चन करेंगे जब, यहाँ पर आपको डायरेक्टली ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये आप लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख लो, ये टी क्या है? टॉर्क experienced by bottom fixed surface। ठीक है, बाकी इसके आगे थोड़ी 2-3 पॉइंट और है जो कि इम्पोर्टेंट है, कुछ फॉर्मूले वगैरह है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।